जुपिटर को प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट माना जाता है। ये चीज़ों को बढ़ा देता है, जज्बात को बढ़ा देता है, नॉलेज को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इवन लकी फैक्टर्स को बढ़ा देता है। जो टाइम किलिंग वाली आदतें हैं, जो मनी डिस्टर्बेंसेस वाली आदतें हैं, जिससे पैसा बहुत तेज़ी से हाथ से फिसलता है, उनसे अब आप गुरेज करें। जो प्लान्स थे एंड ग्रुप ऑफ पीपल या गवर्नमेंट या फैमिली, इन लोगों के कुछ प्लान थे और उसमें कोलिजन था, तो अब उस कोलिजन का कोई सोल्यूशन आएगा। ये भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सलाहियतें अगर पॉलिश्ड रहीं, नेचुरल फ्लो पर रही, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ती रहीं, तो आपकी बहुत सारी कमियां दूर हो जाएंगी। सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न के डायरेक्ट होने से रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के इम्पैक्ट और इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि सैटर्न इज क्रिएटिंग साढ़सती वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो नहीं है। निज़ाम शमसी में एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा वाक़या होने वाला है 9 अक्टूबर को। जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ सक्सेसेस, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये एक बड़ा इवेंट है। इसका इम्पैक्ट गहरा होगा। ये एनुअल रेट्रोग्रेशन है और तकरीबन 4 महीने तकरीबन चलेगी। 9 अक्टूबर से जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा 5 फ़रवरी तक, 2025 तक। जुपिटर जब डायरेक्ट होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐसी फीलिंग्स या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे नॉलेज बढ़ती है, जिससे रेवोल्यूशंस पैदा होती हैं, जिससे ट्रांसफॉर्मेशंस पैदा होती हैं, एंड कंसंट्रेशन के लिए भी इसका रोल बड़ा अहम है। इस इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने के बाद कई तरह की पॉजिटिव चेंजेस आएंगी निज़ाम शमसी में, लेकिन कई तरह की नेगेटिव चेंजेस भी आएंगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं जो हकीकी एनालिसिस हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं, ताकि आप वक्त को सही अंदाज से समझ सकें। जुपिटर हर ही किसी प्लैनेट के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जनरेट करता ही रहता है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज, आप सब उससे वाकिफ़ हैं कि उसने रोशनी क्रिएट करना ही करना है। कभी वो अंधेरा भी बना देता है, बिकॉज के उसके एंगुलर चेंजेस ऐसे आते हैं कि उसकी रोशनी आप तक नहीं पहुंच पाती है, एंड देन फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ तब्दीलियां नज़र आती हैं। जैसे चांद पूरा हो जाए, एंड चांद के पूरा हो जाने से कुछ पॉजिटिव फ्यूल्स मिलते हैं, लेकिन कुछ घटने के वक्त थोड़ी कमज़ोरी भी आती है, एंड इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी। लेकिन जुपिटर क्योंकि 4 महीने के लिए अप्रॉक्सीमेटली रेट्रोग्रेड होता है, तो इसका इम्पैक्ट विजिबल होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है। एस्ट्रोलॉजिकल जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की तरह की है। ये 1 साल का प्लैनेट किसी एक एंगल पर एक बिहेवियर तकरीबन 1 साल तक सस्टेन करता है। उसमें से 8 महीने हर साल डायरेक्ट रहता है और 4 महीने रेट्रोग्रेड हो जाता है। इस रेट्रोग्रेशन से अमूमी तौर पर जो जनरल ट्रबल्स आती हैं उसका कुछ जिक्र करता हूँ, फिर जो इंडिविजुअल्स हर प्लैनेट के लिए ये इस वक्त किस सेक्टर में था और क्या कर रहा था उसके बारे में भी जिक्र करूँगा, और फिर जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आपके यहाँ क्या कमी या क्या सेंसिटिविटीज़ आ सकती हैं उसका भी जिक्र करूँगा, एंड फिर उसकी रेमेडीज़ भी। जुपिटर को प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट माना जाता है। ये चीज़ों को बढ़ा देता है, जज्बात को बढ़ा देता है, नॉलेज को बढ़ा देता है, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इवन लकी फैक्टर्स को बढ़ा देता है। लकी फैक्टर को इस तरह समझिए कि चीज़ें आपकी तवक्को से बढ़कर अच्छी होने लगती हैं। जब वो अच्छी होने लगती हैं तो फीलिंग्स ये आती हैं कि आई एम लकी। बट ऐसा नहीं कि जुपिटर कोई स्पिरिचुअलिज्म में इंटरफेयर करता है एंड यू आर ब्लेस्ड। ये लक फैक्टर सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज के तहत यूज़ किया जाता है, बिकॉज चीज़ें बढ़ के या कामयाबी के साथ एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़ आती हैं। सो इसे प्लैनेट ऑफ लक भी माना जाता है। एंड तीसरा, इसकी वजह से जो ग्रुप कंट्रोलिंग है, मतलब अगर आप अपने इंडिविजुअल इकदाम कर रहे हैं और उसमें भी कई तरह के काम कर रहे हैं, जैसे एज अ बेटा, एज अ शौहर, एज अ फादर,
या एज अ मुस्लिम या एज अ बिजनेसमैन, जो कई काम आप बड़ी रवानी से कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ झोल आती है और उसमें इंटरफेयर करता है जुपिटर। बड़ा प्लैनेट है, साइज के एतबार से भी सोलर सिस्टम में इसे बड़ा माना जाता है एंड इम्पैक्ट के एतबार से भी इसे बड़ा माना जाता है। ड्यूरिंग द डायरेक्ट सीजन ये आपके लिए पॉजिटिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, रेशो ऑफ सक्सेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स, ये उस तरफ लेकर जा रहा था। अब रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ कमियां आएंगी। इनफरादी कमियों में जो कुछ तरतीब में बताऊंगा वो तो हर एक का ज़ाती नौइयत का मसला है, बट हुकूमती सतह पर कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइड भी इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने अक्ली दलाइल की वजह से किसी रिश्ते को निभा नहीं पा रहे थे, मतलब अकल कहती थी कि वो गलत कर रहा है, तो रिश्ते ऐसे चल नहीं सकते थे। सम टाइम रिश्तों में थोड़ा सा कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होता है। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के इवज़ आप अक्ली दलाइल को थोड़ा सा महदूद करके इमोशनल साइड एंड सैक्रिफाइसिंग साइड को बढ़ाकर कई रिश्तों को बचा जाएंगे, ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर कहीं कोलिजन पैदा हो गया था कि आपके जो प्लान्स थे एंड ग्रुप ऑफ पीपल या गवर्नमेंट या फैमिली, इन लोगों के कुछ प्लान्स थे और उसमें कोलिजन था, तो अब उस कोलिजन का कोई सलूशन आएगा, ये भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपके लाइफ स्टाइल में थोड़ी तब्दीली आएगी। ऐसी तब्दीली जो पहले आप सिर्फ अपनी अक्ल ज़हानत से काम कर लिया करते थे, जिन चीज़ों में आप माहिर थे, उन चीज़ों को भी करने में अब आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, बट ऐसा हर काम में नहीं होगा, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जैसे तालीमी सरगर्मियाँ, जैसे रिसर्च वर्क, जैसे किसी चीज़ को बिफोर टाइम समझ लेने वाली सलाहियत, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, उसमें कुछ कमी आ सकती है। इंडिविजुअली हम अब जिक्र करते हैं कि एरीज़ के लिए ये कहाँ पर था बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। ये दो चेंजेस हैं, यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं ताकि तफसील और सामने आ जाए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये इस वक्त जेमिनी एंगल पर है। जब हम सूरज से किसी इंसान को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ये दो मेथड्स हैं। एक चांद से कैलकुलेशंस होती हैं, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, वो एक हाउस पीछे होता है, एंड सूरज के एतबार से एक हाउस आगे होता है। तो बाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये इस वक्त टॉरस एंगल पर है, बट बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये इस वक्त जेमिनी एंगल पर है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सन बेस्ड प्रेडिक्शंस करने लगा हूँ, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज़ के लिए ये थर्ड एंगल पर है। अभी डायरेक्ट है, जब तक आप तक वीडियो पहुंचेगी अभी ये थर्ड एंगल पर होगा। 9 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और इसकी रेट्रोग्रेशन 3 तरह से इम्पैक्ट डालेगी। एक तरह का इम्पैक्ट तो ये है कि आपकी टाइम बिहेवियर में कुछ कमी आएगी, जिस कमी की वजह से आपका जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस है या तो वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, या फिर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करके अपनी सक्सेसेस को सस्टेन करना होगा, ज़्यादा मेहनत होगी। दूसरा तरह का इम्पैक्ट आपके ब्लड रिलेशंस में आएगा। ब्लड रिलेशंस से रिलेटेड जितने भी आपको फैसले हैं, अब वो अकल के अलावा कुर्बानी भी मांगेंगे। एंड तीसरा, ये आपके लिए 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 9th एंगल मीन्स द एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, एंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंगल ऑफ सोशल कनेक्शंस, एंगल ऑफ कनेक्शन विद द सीनियर्स, तो उसमें भी कुछ झोल आ सकता है। तो अब आप कंप्लीट प्रिपरेशंस के साथ अपने सीनियर से, उम्र में भी सीनियर और अथॉरिटी में भी सीनियर, उस तरह बात करिए। प्रोफेशनलिज्म को मद्देनज़र रखिए, अब लकी फैक्टर थोड़ा कमज़ोर रहेगा। सो 3 इम्पैक्ट एरीज पर आएंगे। टॉरियंस के लिए ये सेकंड एंगल पर था। टॉरियंस के लिए ये पिछले 12 सालों में सबसे ताकतवर पोजीशन थी। व्हेन जुपिटर इज क्रिएटिंग सम फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर द टॉरियंस, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स, मल्टीटास्किंग, एजुकेशनल इन्हांसमेंट, ये प्रोड्यूस कर रहा था। 9 अक्टूबर तक करता रहेगा। बट जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम में ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी, ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत होगी। अब आप इग्नोरेंस
लापरवाही ये इस तरफ नहीं जा सकते। दूसरा इम्पैक्ट ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जो लॉसेस आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इन लॉसेस में अब 4 महीने का ठहराव आ जाएगा। अगर अभी तक लॉसेस हैं, ठहराव का मतलब ये है कि अब वो 4 महीने और लंबे हो जाएंगे एक्सपेक्टेडली। बट अगर आप तकरीबन एज पर हैं किसी काम के एंड होपफुली अगले कुछ 1-2 हफ्तों में भी अगर आप अपने मामलात हल कर जाएं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर ये अक्टूबर के मिड तक, मतलब 15 से 20 अक्टूबर तक आप उसे हल नहीं कर सके तो फिर वो चीज़ें और लंबी हो जाएंगी, डिले हो करेंगी। उसमें मुकदमेबाजी के पहलू हैं, कर्ज़े के मामलात हैं, उसमें कोई इंसल्ट है, उसमें कोई लैक ऑफ माइंड स्किल्स, जैसे फ्रैंकनेस की कमी, जैसे कोई जहनी हम आहंगी की कमी है तो वो बढ़ेगी, एंड शकूक और इल्ज़ाम तराशी, उस तरह के पहलू प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर कस्टमर्स, अबाउट योर रिलेशंस एंड अबाउट योर वर्किंग एरिया, जिसमें कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात। एंड फिर जो कारोबारी प्लान्स बनाएं, अब उसमें लक फैक्टर को 2nd या 3rd ऑप्शन पर रखें। फर्स्ट ऑप्शन पर अपनी अक्ल जहानत, एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड प्लान्स की एक्यूरेसी, उसको रखिए। अब लक फैक्टर कुछ महीनों के लिए मुयस्सर नहीं होगा। जेमिनाइज के लिए ये फर्स्ट एंगल पर था, फर्स्ट एंगल पर है, अभी 9 अक्टूबर तक तो है। सो फर्स्ट एंगल इज़ द आइडियल एंगल। जेमिनाइज को उनकी पर्सनालिटी में फेवर दे रहा था, उनकी अट्रैक्शंस में फेवर दे रहा था, उनके फेम में फेवर्स दे रहा था, उनके लिए स्मूथ एंड सिल्की पाथ थे फॉर देयर परफॉर्मेंसेस, फॉर देयर प्लान्स, फॉर देयर बैंकिंग, फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर देयर हेल्थ इवन। लेकिन रेट्रोग्रेशन के बाद अब ये चीज़ें कम से कम 40% कम हो जाएंगी। लेकिन आप बहुत अरसे तक अपनी चीज़ों को अपनी विल, अपनी स्किल से कवर कर सकते हैं, क्योंकि दीगर प्लैनेट्स जेमिनाइज के लिए बहुत अच्छे हैं। सो जुपिटर रेट्रोग्रेशन इतना तंग नहीं करेगी अगर जेमिनाइज सोच समझ के फैसले लेंगे, सोच समझ के डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, सोच समझ कर कम्युनिकेशन करेंगे। जेमिनाइज के लिए ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। फर्स्ट एंगल पर है तो डायरेक्ट नेगेटिविटी या सेंसिटिविटी देगा, 7th एंगल पर है तो इनडायरेक्ट नेगेटिविटी देगा इन द रिलेशनशिप्स। कोई ऐसे लोग जो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजन में थे और अभी पूरी तरह एग्री नहीं थे या पूरी तरह तैयार नहीं थे, उनको अब मज़ीद डिले का सामना करना पड़ सकता है। कोई जेमिनाई कपल जो कि आपसी मोहब्बत में कोई फुकदान देख रहे थे, दिल टेढ़े थे, एक दूसरे से शिकायत थी, फैमिली में उतना इत्तफाक और बरकत नहीं थी, तो आफ्टर जुपिटर रेट्रोग्रेशन उसमें भी कुछ मज़ीद नेगेटिविटी प्रोड्यूस हो सकती है। ये सब बातें अभी आप सुनिए, बट इनको रिजॉल्व करना बहुत इजी है। मुझे अगर किसी इवेंट की तशरीह बयान करनी है तो मुझे उसकी तमाम डीप डायग्नोसिस आपके सामने देनी होगी, बट इसमें परेशानी की बात नहीं। ये चीज़ें काबिल तस्खीर हैं, इन्हें आर्टिफिशियली, इन्हें स्पिरिचुअली डील किया जा सकता है, तो परेशान मत होइएगा। कैंसेरियंस लीस्ट रिस्क पर हैं। कैंसेरियन के लिए ये 12th एंगल पर था, तो 12th एंगल इज़ अ एरिया ऑफ डार्कनेस, उसे वैसे भी अंधेरों की जगह कहते हैं। वो स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड था, आपके अंदर खैर आ रही थी, बरकत आ रही थी, बिलीव्स की पुख्तगी थी, कॉन्फिडेंस लेवल था, राज समझ आते थे। लेकिन ये सब नॉन मटीरियल चीज़ें थी। जो राज समझ आ गए हैं, जो बिलीव्स बन गए हैं, जो चीज़ें, जो ज़िंदगी के चीज़ें आपने समझ ली हैं, जो रिश्तों की, जो अदरवाइज मामलात ज़िंदगी की चीज़ें आपने समझ ली हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे ही रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर होगी आप वो सब चीज़ें भूल जाएंगे, वो चीज़ें सस्टेन करेंगी। इसीलिए आप लीस्ट रिस्क पर हैं। मटीरियल एडवांटेज वैसे भी नहीं दे रहा था। अब जब 5 फरवरी के बाद ये आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा तो देन यू आर ऑन योर बेस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंगल सभी पर ये फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। लेकिन रेट्रोग्रेशन हर एंगल पर 4 महीने के लिए हर साल आपको फेस करनी पड़ेगी। सो कैंसेरियंस, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसकी रेट्रोग्रेशन सेहत के मामलात में, ये 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है आपके लिए, तो साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंसिटिविटीज़ का शिकार हो सकती है। डिज़ास्टर नहीं आएगा, तबाही नहीं आएगी।
सेंसिटिविटीज़ का मतलब है किसी बंदे के रवैये को आप 9 अक्टूबर से पहले बर्दाश्त कर लेते थे, 9 अक्टूबर के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप ज़रा हार्श हो जाएं। एक्सपेक्टेशन, आपको ज़रा ज़्यादा गुस्सा आए, या आप अपनी कंप्लेंट्स उस प्रीशियस रिश्ते के सामने भी रख दें कि आप मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं, उस अथॉरिटी वाले बंदे के सामने भी रख दें कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट अगर रखना मजबूरी हो भी जाए, लग गए कि मैं बहुत सख्ती से पेश आ रहा हूँ, वो गलती सख्ती वाली मत करिए, अपना ओपिनियन रखिए बट शुगर कोट करके अच्छे अंदाज से, ताकि ट्रबल्स बढ़े नहीं। हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, हक मांगना चाहिए, अपने हकूक़ की हिफाजत भी करनी चाहिए, इसकी मज़हब भी तलकीन करता है, मुआशरा भी तलकीन करता है। बट उसके बावजूद आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर अपनी बात, अपना एजेंडा, अपना ओपिनियन, नज़रिया किसी के सामने रखना चाहिए। सख्ती आपके लिए रिश्तों की दरार पैदा करेगी एंड उससे जहन पर भी नेगेटिविटी आएगी। ल्यूज़ के लिए ये 11th एंगल पर था, डायरेक्ट था। 11th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सम सडन गेन्स। अचानक जो बड़े फ़ायदे थे वो जुपिटर के डायरेक्ट होने से होते थे ल्यूज़ को। खिलाफ तवक्को मुस्बत तब्दीलियाँ जुपिटर के डायरेक्ट एंड फ्रेंडली होने से आ रही थी। डील बनना, इनिशिएटिव्स लेना, कारोबारी इनिशिएटिव्स हों, फेम के इनिशिएटिव्स हों, ट्रैवलिंग के इनिशिएटिव्स हों, डॉक्यूमेंटेशन के इनिशिएटिव्स हों, हायर एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हों, सेल्स एंड परचेज़ के इनिशिएटिव्स हों, ये सब ल्यू को फैसिलिटेट कर रहा था। बट आफ्टर 9th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो सडन गेन्स वाले वो जो छक्का लगने वाले चांसेस हैं वो अब 5 मई तक कमज़ोर पड़ेंगे, डेली कमज़ोर होते जाएंगे। दूसरा, अब अगर आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको अपनी आदतों पर गौर करना होगा। जो टाइम किलिंग वाली आदतें हैं, जो मनी डिस्टर्बेंसेस वाली आदतें हैं, जिससे पैसा बहुत तेज़ी से हाथ से फिसलता है, उनसे अब आप गुरेज करें। गुरेज तो पहले भी करना चाहिए था, लेकिन इन दिनों ज़्यादा करना। फिर आपकी लीडरशिप में भी कुछ कमी आएगी। अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को संभाल रहे थे, 2, 4, 10 लोगों को, या 20 से 30 लोगों को, या इससे भी ज़्यादा, तो अब आपको संभालना थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा। अब आपके अंदर उतनी लीडरशिप क्वालिटी, उतनी मैनेजमेंट स्किल्स, उतनी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं रहेंगी, कम पड़ेंगी। बट ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी। ये जो नहीं रहे मैंने बोला, ये ज़रा सख्त लफ्ज़ है। थोड़ी होंगी, थोड़ी होने का मतलब ये है कि ज़रा फोर्सफुली आपको चीज़ें करनी होंगी। पहले इजीली हो जाती थी स्मूथ फॉर्म में, अब थोड़ा फोर्सफुल होना होगा। ये आपके लिए 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 5th एंगल इज़ अ पब्लिक इमेज, 5th एंगल इज़ अ एजुकेशनल एंगल, 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सोशल कनेक्शंस, PR, एंड 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, लाइक दोस्तों के साथ मोहब्बत, कंपेनियन के साथ, या लव रिलेशंस, उसमें थोड़ी झोल आ सकती। तो दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी, बट इसे रिकवर किया जा सकता है। एंड पर मैं रेमेडीज़ दे दूंगा। वर्गो, आपको ज़रा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। वर्गोज़ के लिए ये 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 2012 के बाद आप सबसे अच्छी फॉर्म में थे बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन योर कैरियर, इन योर सोर्स ऑफ इनकम, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, इन योर सडन गेन्स, इन योर मल्टीटास्किंग, इवन इन योर रिजर्व्स। आप अपने लिए कुछ बना पा रहे थे बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोगों ने बनाया, बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, कुछ जर्नल परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे, एवरेज डेली की ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, डेली की ख्वाहिशें बाय द सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम एरिया में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो जॉब पेशा वर्गोज अपनी जॉब पर कुछ खतरात देख सकते हैं। दैट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी। जिन्हें कारकर्दगी ज़रा इतनी नहीं थी और सिर्फ टाइम बिहेवियर की सपोर्ट से चल रहे थे, उनको कुछ कमी आएगी। जो अपनी कारकर्दगी पर डिपेंड करते हुए तरक्की कर रहे थे, वो तरक्की करते जाएंगे। कारकर्दगी टैलेंट से आती है, एंड लकी फैक्टर जो है वो टाइम, बिहेवियर, ब्लेसिंग्स इस साइड से आते हैं, तो वो रुकेंगे। लेकिन टैलेंट तो ज़ाया नहीं होगा। इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर स्टेबल, इफ़ यू आर आपके अंदर फतह के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप वो फतह कंटिन्यू रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। डिसाइड आपने करना है कि आप लकीली अपना सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर रहे थे या
परफॉर्मेंसेस के इवज़ कर रहे थे, लकीली कर रहे थे तो कमी आएगी, परफॉर्मेंसेस के इवज़ कर रहे थे तो कमी नहीं आएगी। ये आपके फोर्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। वर्गोस फोर्थ एंगल इज़ अ एंगल ऑफ कंफर्ट, सहूलियात ज़िंदगी। तो गैजेट्स के मौजूद होने के बावजूद, ज़िंदगी के सुख वाली सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ इरिटेटेड रवैया रह सकता है, वो फॉर द टाइम बीइंग है। अगर हम कुछ ना करें तो 4 महीने तक रहेगा, और अगर हम रेमेडीज़ परफॉर्म कर लेंगे तो वो 4 महीने से भी पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा। लिब्रास के लिए ये 9th एंगल पर, दिस इज़ बिग वन। लिब्रा, तमाम वो लिब्रास जो आला तालीम की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तमाम वो लिब्रास जो इस वक्त किसी बड़ी चीज़ को स्टेबल, फतह या फिर रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये रिपेयरिंग डिले हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा इम्पैक्ट आएगा लिब्रा पे कि ये आपके लिए ऐसी राहें खोलेगा। ये मैंने पहले भी बयान किया जब मैं जुपिटर की तशरीह बयान कर रहा था कि जिन चीज़ों में सिर्फ अकल काम कर रही थी और मामलात हल नहीं हो रहे थे, अकल सही कह रही थी, प्लान भी सही थे, लेकिन मामलात हल नहीं हो रहे थे, सिचुएशन कोलिजन वाली थी, सिचुएशन स्ट्रबन हो गई थी। सो अब उनमें पीछे या बैकफुट पर हटने का मौका मिलेगा एंड सिचुएशंस रिकवर होंगी बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, बाय सम न्यू प्लान्स, बाय सम सैक्रिफाइसिंग नेचर। तो जो चीज़ें अकल से भी सॉल्व नहीं हो रही थी, अब वो सॉल्व होने के चांस बन जाएंगे। बट अदरवाइज़ आपको तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए या अपने जो प्लान्स हैं उनको एक्यूरेट रखने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपके लिए ये 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, दिस इज़ माय ओपिनियन, मैंने जुपिटर को अपने 25 साल कैरियर में 25 दफ़ा रेट्रोग्रेड होते हुए देखा है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी पैदा करता है कि आप सही कह रहे होंगे, सामने वाला उसे तस्लीम नहीं कर रहा होगा। उस वक़्त आपको ज़रूरत इस अमर की है कि कनेक्शंस बनाए रखें, बट वो ना करें, तसादुम पैदा ना करें, कनेक्शन बनाए रखें। डिस्टेंस क्रिएट करना सलूशन नहीं है कि मैं, अगर मेरा कोई बहुत प्यारा है, कोई बहुत इख्तियार वाला है, कोई बहुत अथॉरिटी वाला है, वो अगर आपके साथ आपके ओपिनियन से मर्ज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस मत बनाइए, डिस्टेंस कम रखिए, लेकिन कामयाबी के लिए कोशिश करते रहिए। कामयाबी आपको आपके इमोशनल साइड से मिलने के चांसेस बन जाएंगे। स्कॉर्पियोज के लिए ये 8th एंगल पर है। ये 8th एंगल पर डायरेक्ट होकर आपको लॉसेस से रिकवरीज देता था। ये 8th एंगल पर डायरेक्ट होकर आपके लिए कई तरह की खराबियों को, डिलेज को, डैमेजेस को, डिजीज़ को रोकता था। अब रेट्रोग्रेड होगा तो डिले, डैमेजेस एंड डिजीज़ ज़रा इजीली आपकी तरफ आ सकती है, तो उसको मैनेज करना अब आपकी ड्यूटी होगा। अब सोलर सिस्टम की तरफ से वो फ्यूल्स मुयस्सर नहीं है। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। 2nd angle means angle of source of income, angle of investments, angle of profits, angle of some type of सहूलत, some type of respect, some type of fame। तो उसमें कुछ कमी आ सकती है। वो कमियां 40% से बढ़ेंगी नहीं, बल्कि 40% से बहुत नीचे रहेंगी। जो स्कॉर्पियोज स्ट्रॉन्ग हैं एंड अपने कामयाबी को तसलसल दिए हुए हैं, मुसलसल कामयाब हो रहे हैं, वो स्टेबल ही रहेंगे। जिन स्कॉर्पियोज ने नई चीज़ें स्टार्ट करनी है, उनके लिए अब ये लकी डेज नहीं हैं, परफॉर्मिंग डेज कहलाएंगे। सैजिटेरियंस के लिए तो ये 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड उनके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। तो 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ रिलेशनशिप, 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ सम टाइप ऑफ हाई इमोशंस। हाई इमोशंस का मतलब ये है जिन चीज़ों में बड़ा दिल लगा करता था, जिन चीज़ों में रूह का सुकून हुआ करता था, जिन चीज़ों में बड़ी फ्रैंकनेस हुआ करती थी, जिन रिलेशंस के बगैर आप रह नहीं पाते थे, उनमें थोड़ा ठहराव आएगा। अच्छा है ठहराव आना, इससे आपको अपने अंदर या अपनी जो रूह है उसको समझने का मौका मिलेगा। एंड क्योंकि ये आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इसलिए अपनी सलाहियतों को भी पॉलिश रखने के लिए ख़ास एहतमाम करें।
सलाहियतें अगर पॉलिश्ड रहीं, नेचुरल फ्लो पर रहीं, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ती रहीं तो आपकी बहुत सारी कमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन पूरे सोलर सिस्टम में ये रूल सिर्फ सैजिटेरियंस को करता है, तो इट मीन्स कि सैजिटेरियंस आर ऑन हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब एक तरह तो ये है कि 4 महीने कमज़ोर हैं, बट एक और तरह भी सोचने का तरीका है, एक अदर स्कूल ऑफ थॉट, कि 7 महीने आपका रूलिंग प्लैनेट 8 महीने आपको डायरेक्ट रहकर बहुत फ्यूल अप करके गया है, आपको मैच्योरिटी दी है, नॉलेज दी है, रिसर्च दी है, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस दी हैं, कंसंट्रेशन दी है, पीआर आपको प्रोड्यूस करके दी, रिलेशनशिप्स आपको प्रोड्यूस करके दिए, माइंड स्किल डेवलपमेंट्स में गई। अब 8 महीने की कमाई ऐसा तो नहीं है कि अगले 4 महीनों में बिल्कुल ही काफूर हो जाएगी, ज़ीरो, ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि क्योंकि बंदा आदी हो चुका होता है एक लेवल का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हैबिचुअल हो चुका था, फिर जब वो चीज़ें स्टक होती हैं तो बंदे के अंदर रिग्रेट पैदा होते हैं कि ये क्या हो गया है, ये क्या मौसम बदल गए हैं, क्या है कि मेरे एफर्ट्स बदल गए हैं, मेरे अल्फाज बदल गए हैं, क्या हो गया है, चीज़ें कमज़ोर क्यों पड़ रही। ये सेम उसी तरह है जिस तरह रात का हो जाना। रात में यही आंखें होती हैं, दिन में जितना तेज़ देखती हैं रात में उतना तेज़ नहीं दे। अगर आर्टिफिशियल रोशनियाँ हमारे पास ना हो तो हम रात में उतना तेज़ नहीं देख सकते। हमारी ज़ाती जो जिस्म है इसमें केमिकल चेंजेस आने लगती हैं, रोशनी में डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, नाइट में, अंधेरे में डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, इट इज़ मेडिकली प्रूवन। एंड इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी अपने अपने इकदामात करते हैं, एंड आपके लिए वो इसलिए अहमियत वाला है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को ही डील करता है। सो यू हैव टू केयरफुल, एक्स्ट्रॉर्डनरी। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 6th एंगल इज एंगल ऑफ हेल्थ, एंगल ऑफ डिसीजंस, एंगल ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंसेस, एंगल ऑफ सम ब्रेवरी, एंगल ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज। तो इन सब सेक्टर्स में डायरेक्ट होकर पावरफुल था, रेट्रोग्रेड होकर कमजोरी होगी, सेंसिटिविटी होगी, डिसीजंस में डिले आएगा, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, ओवर थिंकिंग, समटाइम गम का दौरानिया बढ़ जाना। जो गम पहले आप 2-4 घंटों में डील कर लिया करते थे, अब उन्हीं गमों को आप 1-2 दिन तक फेस करेंगे, या मे बी उससे भी ज़्यादा। एंड आपके लिए ये 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो ख्वाबों का बुरा आना, बैठे बिठाए बुरी सोच, मतलब डर वाली सोच पैदा होना। बुरी सोच वो गुनाह वाली सोच की बात नहीं कर रहा, बुरी सोच मतलब डर पैदा होना। मेरे पास उसका कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है। बुरी सोच को क्या कह सकते हैं, एक इरिटेटिंग थॉट्स, जैसे किसी मामले ने अभी कोई सर नहीं उठाया, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई, लेकिन आप उसे सोचना शुरू कर दें और फिर उसे अपने ऊपर तारी करना लग जाए। इट इज़ ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एक्सपेक्टेड फॉर 4 months अप्रॉक्सीमेटली। एक्वेरियंस के लिए ये 5th एंगल पर होगा। 5th एंगल इज अ बिग एंगल फॉर द एक्वेरियंस। एक्वेरियंस की डील 5th एंगल और जुपिटर के डायरेक्ट होने से बन रही थी। एक्वेरियंस अपनी नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी पब्लिक इमेज, अपनी सोशल कनेक्शंस, अपनी हायर एजुकेशन, अपनी औलाद के साथ कनेक्शंस इंजॉय कर रहे थे जुपिटर के डायरेक्ट होने से। अल्लाह की नेमत थी, अभी भी है। 4 महीनों के लिए कमज़ोर पड़ेगी, लेकिन कमज़ोरी का मतलब ये नहीं है कि सारे फ्यूल्स बंद हो जाएंगे। जो चीज़ें बाहर के सीज़न में फल दे चुकी होती हैं उन फलों को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अकली तौर पर सॉफ्ट थे, जज्बाती तौर पर स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग थी, पब्लिक इमेज स्ट्रॉन्ग थी, एंड फिर आपकी कंसंट्रेशन भी अच्छी थी। तो वो कंसंट्रेशन ऐसा नहीं है कि 10 अक्टूबर को बिल्कुल डल हो जाएगी, वो आगे बढ़ती रहेगी, फिर रफ्ता रफ्ता थोड़ी कम होगी, लेकिन जब तक आप मैनेज कर जाएंगे। एंड कुछ मैनेजमेंट मैं अभी स्पिरिचुअली भी आपको बयान करूँगा। आपके लिए ये 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है एक्वेरियंस। 11th एंगल इज़ अ टीम वर्क, इट इज़ अ जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, सडन गेन्स, एंड सम टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं उसे, लीडरशिप क्वालिटी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, आपको अपनी टीम को डील करने में प्रॉब्लम होगी। आईटी साइड के एक्वेरियंस भी अपने अंदर थोड़ा लेजीनेस देखेंगे, कुछ नई आईटी
कॉम्प्लिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, डीलिंग्स, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। पाइसियंस, अब आपके लिए दो एक खबरें जुपिटर के रेट्रोग्रेशन के अलावा भी बयान करता। अभी सूरज ग्रहण होके हटा है, जुपिटर आपके 4th एंगल पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये आपके 10वें घर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो ये एक वीकनेस है। 4th एंगल इज एंगल ऑफ योर कंफर्ट, 10th एंगल इज योर सोर्स ऑफ इनकम। इन दोनों की कुछ कमजोरी आपको सामने आएगी। फिनिश लाइन पर पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, इसे डिले ऑफ रिवॉर्ड्स कहते हैं। फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स कम मिलेंगे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। आपने 100% की तवक्को लगाई थी, मिलेंगे 80% या उससे भी कुछ कम। फिर उसके मिलने के बाद मिल गए, अब 80% भी रिवॉर्ड्स होते हैं, 60% भी मिल गए तो रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन उसके बाद सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। फील होगा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था, मैं इससे ज़्यादा हकदार था, तो आपको रिग्रेट बढ़ेगा एंड रिवॉर्ड्स में कमी एक्सपेक्टेड है। दिस इज ओनली एक्सपेक्टेशन, रिकवरी मैं दूंगा अभी। और दूसरी खबर जो मैं इन एडवांस आपको दे रहा हूं कि 16 नवंबर या 18 नवंबर को अगले महीने सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न के डायरेक्ट होने से रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के इम्पैक्ट और इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि सैटर्न इज क्रिएटिंग साढ़सती वंस अगेन, डायरेक्ट होने के बाद ट्रबल देगी, और इधर से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा। तो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस के ज़रा सख्त महीने आएंगे वो आएंगे नवंबर से लेकर 5 फरवरी तक। उसके बाद जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये 40% जो कमियां हैं ये रिपेयर हो जाएंगी। सैटर्न भी फिर आप फेस कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ योर बर्थ स्टोन्स एंड जो मैं रेमेडीज़ अक्सर अपनी वीकली वीडियो में देता रहता हूँ। सो ये ओवरव्यू था। अब इन चीज़ों को इस तरह भी समझिए कि अल्लाह ताला ने इन रोटेशंस, इन जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं, इनमें कोई ना कोई तो अमल दखल हो रहा है, और उस अमल दखल की कुछ चीज़ें तो विजिबल हैं, दिनों का होना, शाम होना, रात होना, सर्दियाँ, गर्मियाँ, अरूज, जवाल, बहारें, ख़िज़ाएँ, ये सब आप देख रहे हैं अपनी, लेकिन कुछ चीज़ें आप देखते नहीं हैं, लेकिन वो असर कर रही होती, मैच्योरिटीज़ पर, इमोशंस पर, सोल पर, रिलेशंस पर। सो जुपिटर एक विजिबल टाइप की रिजल्ट्स देगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा मशवरा एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये रहेगा कि आप इन 4 महीनों को ऑब्जर्व करें। पहली दफ़ा अगर कर रहे हैं तो करें। इन 4 महीनों में जो चेंजेस आएंगी वो अगले साल भी आएंगी, वो अगले साल भी आएंगी। जब तक आप जिंदा हैं हर साल 4 महीने की वो चेंजेस आएंगी। अगर जिस तरह आपने दिन को रीड कर रखा है, जिस तरह आपने सर्दियों को रीड कर रखा है, जिस तरह आपने रात को रीड कर रखा है कि उसका बिहेवियर कैसा होता है, इसी तरह जब आप रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी रीड करके रखेंगे तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करने की। आपको अंदाज़ा होगा कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन के बाद आपके अंदर, आपके कामों में, आपके रिलेशन, हेल्थ, पर्सनैलिटी, एजुकेशन, बिजनेस, इनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट टाइम आप उससे केयरफुल रहेंगे एंड फिर मेरी यकीन दहानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो चीज़ें आपको खुद ही नज़र आती रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन थी। ट्रीटमेंट बहुत इजी है। जिन जिन स्टार्स ने अपने अपना स्टोन पहना हुआ है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल फ्यूल एज अ कैटलिस्ट, जो चीज़ें जुपिटर से फ्रीली मिल रही थी अब वो आर्टिफिशियली स्टोन केमिकल फॉर्मुलेशन से आपको मिलती रहेंगी, स्टोन अपना असर करता रहेगा। दूसरा, मैंने जब से एस्ट्रोलॉजी शुरू की है, एक बेहतरीन आयत है सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये 5 दफ़ा अगर कंसीडर कर ली जाए तो इससे इन 4 महीनों की जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, वो तकरीबन ज़ीरो हो जाते हैं एंड यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक विद द नेचुरल फ्लो विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड इस दौरान जो सदकात हैं, जो खैरात हैं, वो अपनी दस्तरस के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक करिए। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर किसी भी तरह के नए सदकात आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता कि एस्ट्रोलॉजी की ये ज़रूरत है। ये मजहबी नौइयत का काम है, आप करिए। मज़हब ने आपको खैरात करने के लिए कहा है, आप करिए। खैरात किसी भी शक्ल में हो, वो ब्लेसिंग्स की वजह है, वो रद्द बला है। आपको किसी को खाना खिलाना है, खिला दीजिए।
आपको किसी को कपड़े पहनाना है, पहना दीजिए। आपको किसी की किसी ज़रूरत को पूरा करना है, पूरा कर दीजिए। इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना बीइंग एस्ट्रोलॉजर के यही चीज़ खराब करना है, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी। ये टोटल ओवरव्यू था। मैंने कोशिश तो की बड़ी अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दूं, बट फिर भी इंसान हूं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। जो कुछ आपके जहनों में सवाल उभरे वो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसका वहीं आंसर कर दूंगा। बाकी हमारे पास 4 महीने होंगे, अगर फिर मौका मिला तो इसकी कुछ और तशरीह, कुछ और रिसर्चेज भी आपके सामने रख दूंगा। जो आपके कमेंट्स होंगे उसको भी मद्देनज़र रखूंगा कि कौन सी चीज़ें मैं मिस कर गया, तो अगली वीडियोज़ में वो भी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े बड़े इवेंट्स सोलर सिस्टम में होते हैं एंड आप उन्हें फेस कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है बट रीडेबल है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए ध्यान से करिए। अगर मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की अवेयरनेस आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।